नमस्कारः। आज कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, विधिलिंग लकार का प्रयोग कहाँ होता है, उसके साथ तुमुन प्रत्यय जो पढ़ाया था उसके भी प्रयोग बताए थे और अभ्यास के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई थी कि कैसे कैसे आप अपना अभ्यास करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग अब इसलिए आवश्यक है कि अभी बहुत वाक्यों में इस तरह की हिंदी आती है जिसके लिए आपको जानना भी आवश्यक है। त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में। पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में होता है त्वा प्रयोग। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पहले से समझ लीजिए। जैसे आपने एक क्रिया अभी समाप्त की और उसके तुरंत बाद आपने दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दी, तो आपने पहले जो क्रिया समाप्त की है तुरंत, तो वह क्रिया हो गई पूर्वकालिक, और उसको संस्कृत में अनुदित करने के लिए त्वा प्रत्यय से बने पदों की सहायता या उनका प्रयोग होता है, सहायता ली जाती है। तो त्वा प्रत्यय से नाम इसका त्वा, आधा क जो है शुरू है उसका भी खत्म लोप हो जाता है, बचता है त्वा। तो हर धातु में त्वा 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 ऐसा प्रयोग होगा जब लगेगा। और तुमुन प्रत्यय की तरह ये भी अव्यय होते हैं, त्वा वाले भी सब अव्यय होते हैं, इनके कोई रूप नहीं होते। जैसे अत्र का रूप नहीं होता, तत्र का रूप नहीं होता, ऐसे ही त्वा प्रत्यय से जो पद बनेंगे उनका रूप नहीं होगा, वो अव्यय के रूप में होंगे। अब इनकी हिंदी क्या है, जैसे पठित्वा, लिखित, पढ़कर, लिखकर, जाकर, खाकर, पीकर, हंसकर, देखकर, इस तरह की जब हिंदी आती है ना, ये सब इस तरह की हिंदी त्वा प्रत्यय की ही होती है। और कैसे हम आपको बताएं कि पूर्वकालिक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया, जैसे हमने एक वाक्य लिया कि मैं खाकर आता हूं, जब मैं पढ़कर आता हूं, मैंने कहा कि मैं पढ़कर आता हूं, तो देखिए पहले मैंने क्रिया की है पढ़ने वाली, तुरंत मैंने आने से पहले जो क्रिया की है वह है क्रिया पढ़ना। पढ़ने की क्रिया को हमने ही समाप्त किया है और आने वाली क्रिया हम ही कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि इन दोनों क्रियाओं कर्ता एक होना चाहिए, ये नहीं कि वह पढ़कर मैं आता हूं तब नहीं, तो ये फिर वाक्य नहीं बनेगा ना इस तरह का। तो दोनों क्रियाओं का कर्ता, पहले वाली क्रिया का भी अभी इसका भी जो वर्तमान कालिक क्रिया हो रही है, उन दोनों का कर्ता एक होगा। तो जो पहले क्रिया संपन्न की गई है उसे कहेंगे पूर्वकालिक, और वहां प्रयोग होता है त्वा प्रत्यय का। ये तो शास्त्रीय बात हो गई। व्यवहार में देखें कि आपको यदि इस तरह की हिंदी आए, पढ़कर, लिखकर, देखकर, हंसकर, बोलकर, तो इस तरह की हिंदी का जब आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो आप त्वा प्रत्यय से जो पद बनते हैं उनका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने जिन 24 धातुओं के बताए हैं उनके आपको हम त्वा की बता दे रहे हैं क्या क्या बनेगा। जैसे भू धातु है, भू का भूत्वा, क्री का कृत्वा, पठ का पठित्वा, बद का बदित्वा, गम का गत्वा, स्था का स्थित्वा, पा का पीत्वा, दृश्य का दृष्टवा, नी का नीत्वा, लिख का लिखित्वा, पृच्छ का पृष्ठवा, कथ का कथयित्वा, ग्रह का ग्रहीत्वा, ज्ञा का ज्ञात्वा, दा का दत्वा, श्रु का श्रुत्वा, जागरी का जागरित्वा, शी का शयित्वा, याच का याचित्वा और मन का मत्वा। ये सब ये जो 24 धातुएं हैं उनमें त्वा लगने से ये रूप बनेंगे। मैंने आपको बता दिया, यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा होगा। अब इनका प्रयोग आपको करना है वाक्य में। जैसे अभी आपने लट लकार में प्रयोग किया था कि मैं पढ़ने जाता हूं, तो हम पठितुम गच्छामि। अब आप यदि यह कहना है कि मैं पढ़कर आता हूं, तब क्या करेंगे, पठित्वा आगच्छामि।
पठित्वा पढ़कर, मैं खाकर आता हूं तो हम खादित्वा आगच्छामि। तुम बोलकर पढ़ो, जैसे मान लीजिए हमने प्रयोग दिया लोट लकार का कि तुम बोलकर पढ़ो, तो त्वम बोलकर बदित्वा, पढ़ो पठ आदेश दे रहे हैं ना, लोट लकार प्रयोग होगा तो तुम बोल के पढ़ो, त्वम बदित्वा पठ। तुमको बोलकर पढ़ना चाहिए तो त्वम बदित्वा पठे, तुमको बोलकर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के वाक्य अभी आप शुरू से ही लीजिए, वर्तमान काल से लीजिए। तो आपने वर्तमान काल का प्रयोग किया था कि हमने पठ पदार्थ माना, तो वह पढ़कर आता है, तो वाक्य हो गया, कहता है सह, पढ़ कर के लिए आ गया त्वा प्रत्यय, पठित्वा, आता है क्रिया है, आगच्छति, वह पढ़ कर आता है, सह पठित्वा आगच्छति। चूंकि यह क्रिया वर्तमान काल की है, लट लकार की है, इसलिए स्म का ही प्रयोग होगा। तो वह पढ़कर आता था, तो सह पठित्वा आगच्छति स्म, तो पढ़कर आता है, पठित्वा आगच्छति, और पढ़कर आता था, पठित्वा आगच्छति स्म। भविष्यत काल में जाइए, वह पढ़कर आएगा, तो सह पठित्वा आगमिष्यति, वह पढ़कर आए तो सह पठित्वा आगच्छतु। संभावना में प्रयोग किया कि संभवतः वह पढ़कर आए, तो संभवतः सह पठित्वा आए, संभावना के लिए विधिलिंग लगा आगच्छेत, तो संभवतः सह पठित्वा आगच्छेत। इसी तरह से और चाहिए में तुम्हें पढ़कर आना चाहिए, तो करता है तुम, तो त्वम पठित्वा आगच्छे, तुम्हें पढ़कर आना चाहिए। तो देखिए इन तुमुन का चाहे त्वा का, ये तो कोई इनकी अपनी क्रिया है नहीं, ये तो पूर्वकालिक क्रिया में हो गया और निमित्त अर्थ में हो गया। तो इनका प्रयोग आपको करना है वाक्य बड़ा करने के लिए, और व्यवहार के जैसे आते हैं सभी धातुओं में त्वा 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 ऐसा लगा रहेगा और सब में प्रयोग होगा। वो चाहे लट लकार हो, लट लकार के साथ स्म का प्रयोग हो, चाहे भविष्यत काल के लिए लिट लकारी क्रिया हो, और सभी धातुओं में का प्रयोग होगा, चाहे लोट लकार का हो, चाहे विधि लिंग लकार का हो। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, उसी तरह के सभी उदाहरण होंगे और इसका आपको प्रयोग करना है। एक सामान्य बात तो ये हुई कि त्वा त्वा का प्रयोग। एक बड़ी बात इसमें यह है कि सामान्य धातु से त्वा प्रत्यय होता है, लेकिन धातु से पहले जब कोई उपसर्ग लग जाता है तो त्वा के जगह पर ल्यप हो जाता है, ल्यप में य बचता है, य हो जाता है। जैसे पठ धातु में कोई उपसर्ग नहीं है, तो क्या अर्थ है, पठ का पठित्वा। लेकिन यदि पठ में हमने सम उपसर्ग लगा दिया तो अब सम पठित्वा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, संपठ्य। और उपसर्ग का जो अपना अर्थ है संरचित तरह से, तो उसका अर्थ होगा अच्छी तरह से पढ़ करके। देखिए उपसर्ग 22 हैं, ये नीचे डिस्प्ले कर किए जाएंगे कि उपसर्ग 22 कौन कौन है, प्र प्रा अप सम, ये नीचे दिख रहा होगा आपको, इनको देख लें। इसमें से कोई भी उपसर्ग यदि धातु से पहले लग गया तो त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाएगा, और यदि कोई उपसर्ग नहीं लगा है तो धातु से केवल त्वा प्रत्यय होगा। उपसर्ग से चर्चा करनी थी कि उपसर्ग बहुत काम करता है, हालांकि एक दिन का अलग विषय था, लेकिन फिर भी आज प्रसंग आया है तो मैं आपको बता दूं, एक कारिका बताता हूं आपको। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा, धात्वर्थ, धातु का अर्थ, जैसे धातु है पठ धातु है, पढ़ने में होगा ना, उपसर्ग लग जाएगा तो धातु का अर्थ बदल देगा।
बलात् बलपूर्वक जबरदस्ती अन्यत्र दूसरी जगह नियते ले जाया जाता है। उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ बलपूर्वक दूसरी जगह ले जाया जाता है। मतलब ये नहीं कि उपसर्ग आया कोई उठाया लेकर वहां रख दिया, ये तो है नहीं, यानी बदल दिया उसने अर्थ को उदाहरण नीचे दे रहे हैं। जैसे एक शब्द है हार। हार मैंने गले का हार, आप जानते हैं, माला जिससे महिलाएं पहनती हैं। उसी में आपने लगा दिया प्र उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? प्रहार। अब बताइए कहां हार और कहां प्रहार, कितना बदल गया। तो प्र एक लगा करके अर्थ ही पूरा बदल दिया, प्रहार हो गया। आंग लगा दिया आ उपसर्ग तो क्या बनेगा? आहार। तब प्रहाराहार। संहार सम लगा दिया तो क्या बन जाएगा? संहार। वी लगाया तो विहार। परि लगाया परिहार। तो ये जितने उपसर्ग लगे सबों ने अर्थ को इतना बदला कि हार से कहीं लेना देना था ही नहीं उस अर्थ का। तो ये बलात् जबरदस्ती बदले हुए अर्थ हैं। ये प्र उपसर्ग क्या क्या करता है? तो पहला काम तो उसने ये किया कि जबरदस्ती अर्थों को चेंज किया। दूसरी एक कारिका है कि धात्वर्थम बाधते कश्चित। उपसर्ग करता क्या है? तो धात्वर्थम कश्चित उपसर्ग, कोई कोई उपसर्ग धात्वर्थम माने धातु के अर्थ को, धातु का जो अर्थ है उस अर्थ को बाधते बदलता है, रोकता है, चेंज करता है। और कश्चित तमनुवर्तते, तो जैसे मैंने कहा कि धात्वर्थम बाधते कश्चित, उसके ये सब उदाहरण हैं। प्रहाराहार संहार विहार परिहार वक्त इतने अर्थ बदले, इतने चेंज किए, हार से कोई मतलब ही नहीं रह गया। दूसरा कि कश्चित तमनुवर्तते, कोई कोई उपसर्ग धातु का जो अर्थ होता है ना उसी का अनुकरण करता है। माने उपसर्ग लगने के बाद भी धातु के अर्थ में कोई बहुत बदलाव नहीं आता। जैसे दा धातु है और दा का अर्थ होता है त्वा प्रत्यय लगा दत्वा देकर, दत्वा में देकर, और उसी में आपने लगा दिया प्र लगा दिया तो अब तो होगा नहीं प्रदत्वा। क्यों? कि त्वा के जगह पर लेप हो जाता है तो बनेगा प्रदाय। दा धातु का लेप लगाने पर बनेगा प्रदाय। प्रप लगा दिया उपसर्ग तो आंग लगाया तो बनेगा आदाय। तो प्र लगाने के बाद जो प्रदाय अर्थ होगा वो भी दत्वा का ही अर्थ है ना, इर्द गिर्द उसके अर्थ है। दत्वा मैंने देकर, प्रदाय मैंने अच्छी तरह से दे करके, लेकिन अर्थ बदला नहीं, थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ, उसी का अनुकरण किया अर्थ ने। तीसरा काम करता है उपसर्ग कि अलंकरोति तमेवार्थम। उपसर्गस्य गतिस्त्रिधा, उपसर्गस्य उपसर्ग की गति माने कार्य, तीन कार्य होते हैं उसके। पहला काम क्या कि कश्चित उपसर्ग धात्वर्थम बाधते, कोई कोई उपसर्ग धातु के अर्थ को बदलता है, रोकता है, बांधता है। और कश्चित तमनुवर्तते, कोई कोई उसी का अनुकरण करता है। और अलंकरोति तमेवार्थम। अब अलंकरोति का उदाहरण देखना है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है चालक। चालक आप कह सकते हैं ड्राइवर को, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, कुछ बोल सकते हैं, चालक में ड्राइवर। लेकिन एक उसमें आपने लगा दिया उपसर्ग सम लगा दिया, तब क्या बनेगा? बनेगा संचालक। तो आप ऑटो चालक को संचालक कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वो अर्थ इतना अलंकृत हुआ कि वो डायरेक्टर के लिए जाके रूढ़ हो गया, निदेशक के अर्थ में हो गया। है तो चालक ही, वो भी चलाता ही है संस्था, डायरेक्टर भी निदेशक भी, लेकिन वह ऑटो ड्राइवर तो नहीं है। तो वहां अर्थ इतना अलंकृत हुआ कि वह जा करके एक दूसरे अर्थ में रूढ़ हो गया। तो कोई कोई उपसर्ग अर्थ को बहुत अलंकृत कर देता है, सजा देता है। तो इस तरह से उपसर्ग के तीन कार्य होते हैं। और ये उपसर्ग क्या है आप जान चुके हैं। तो पहली कि कोई कोई उपसर्ग धातु के अर्थ को बांधता है, कोई उसको बदलता है, और कोई उसका अनुकरण करता है, कोई अर्थ को अलंकृत करता है। इस तरह से उपसर्ग तीन कार्य करते हैं
और यहाँ इस अर्थ में अभी प्रयोग करना है त्वा के अर्थ में कि जो त्वा प्रत्यय है और त्वा प्रत्यय होता है सामान्य धातु से, लेकिन उसी धातु के पूर्व यदि कोई उपसर्ग लग गया तो त्वा की जगह पर ल्यप हो जाएगा और ल्यप होगा तो य आएगा। जैसे पठित्वा है पढ़कर और संपठ्य अच्छी तरह से पढ़ करके। बाकी प्रयोग आपको सब करने हैं लकारों में, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिए भी थे आपको, पढ़कर, जाकर, खाकर, पीकर, देखकर, ये सब आपको व्यवहार में जब आए तो इनका प्रयोग कीजिए। तो हमें लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी और उपसर्ग के बारे में। और कल मैं जो है आपको दूसरा कोई विषय लेकर उपस्थित रहता हूँ। तो आपके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद।